फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए इसी को इजी बना देते हैं, उसमें ऊष्मा आएगा या नहीं आएगा? पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मा उसमें युक्त होता है या नहीं होता है? चलिए अब बताइए। जवाब है हाँ, होता है। आगे बताइएगा कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना हुआ है? बहुत सारे हैं, कोई एक एग्जांपल जो इसमें है उसके अकॉर्डिंग बताइए। ठीक है, ग्रेफाइट। आगे क्वेश्चन बताइएगा, थर्ड में आपसे क्वेश्चन होगा, बॉक्साइड को किस धातु से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, एल्युमिनियम। आगे बताइएगा किससे शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है? किस क्रोमोजोम से? किसके क्रोमोजोम से? ठीक है, पिता के। आगे बताइएगा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, बोलिए। प्रकृति में नेचर, ठीक है, हीरा पाया जाता है। आगे बताइएगा थर्ड बेंच पर कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, मंगल ग्रह। आगे क्वेश्चन बताइएगा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है मीटर में लगभग? आगे बताएंगे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या मीटर में? 10 का पावर -10 मीटर, ठीक जवाब है। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे बैरोमीटर में पारे का एक गिरना क्या बताता है? ठीक है, तूफान आने की संभावना को बताता है। आगे इधर बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? हाँ, सूत्र बताना। SO3 है। हाँ, आगे बताइएगा घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फ्रेयॉन। फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, बोलिएगा सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन देते हैं सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इस तरह से बताना। ठीक है, अर्धचालक। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण, ठीक जवाब है। आगे बताइएगा प्रकाश तरंगे होती हैं कैसी? प्रकाश तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, और कुछ बताइएगा किताब में जो लिखा हुआ, बोलिएगा क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, विद्युत चुंबकीय होता है। सेकेंड बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, बताएंगे मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO3 नहीं होता है। आगे मैग्नेटाइट रहने दीजिए। आगे Fe3O4 होगा ना। आगे क्वेश्चन जाएगा, किधर होगा? आप इस होगा। आप बताइएगा ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान में क्या परिवर्तन आता है? नहीं, ये घट जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन जाएगा प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखलाएं होती हैं कितनी? बोलेगा 3 होती हैं। आपसे हो गया। आगे आलोक जी से क्वेश्चन होगा, बताइएगा वसा, चलिए ठीक है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? बी और सी, ठीक जवाब है। आगे बताइएगा बेल किसकी इकाई है? आगे थर्ड बेंच,
तीव्रता का, ठीक है, तीव्रता का। आगे आप ही से सवाल होगा, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किस काम के लिए? पवन के वेग को मापने के लिए, ठीक जवाब है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाले आइसोटोप का नाम बताएंगे। ठीक है, कोबाल्ट 60 होता है। लास्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, बताइएगा एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है ना, किस रंग का? गड़बड़ हो गया, लाल का होगा। चलिए, सूर्य के सतह पर तापमान कितना डिग्री सी है लगभग? ठीक है, 6000 डिग्री सी। इधर बताइएगा, इधर आपसे क्वेश्चन होगा, बताएंगे सीधे राइट किसका अयस्क है? सीधे राइट किसका अयस्क है? सीधे राइट पासा, ठीक है, लोहे का अयस्क है। आप ही से क्वेश्चन होगा, आप बताइए पारा का एक प्रमुख अयस्क, पारा का एक प्रमुख अयस्क, पारा का प्रमुख अयस्क है कौन सा? ठीक है, सीने बार है। इधर आपसे क्वेश्चन होगा, बताएंगे फर्स्ट बेंच पर, मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, अमलगम कहते हैं। आप बताएंगे जी जो होता है, स्मॉल जी का मान सबसे अधिक पृथ्वी पर कहां होता है? ध्रुव पर होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा आपसे थर्ड में, बताइएगा ऊष्मा कैसा है मात्रक? ठीक है, जूल। आगे क्वेश्चन होगा, मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू? ठीक है, 7.4। आगे बताओ तुम, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? आगे आगे बोलिए, आगे आगे हैरी बेरले। हाँ, आगे क्वेश्चन जाएगा, इधर हो गया। आप बताएंगे सेकेंड में, पर सेकेंड में सीएनजी का फुल फॉर्म बता दीजिए। पास बोलना है, नहीं मालूम हो तो हाँ बोलिए बोलिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। आगे क्वेश्चन जाएगा थर्ड में, बताएंगे आप मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का क्या नाम है? ठीक है, हाइग्रोमीटर। आगे क्वेश्चन जाएगा थर्ड में, आप बता दीजिए आरबीसी का कब्र यानी लाल रक्त कण का कब्र किसको कहते हैं? शरीर का कौन सा अंग है जहां आरबीसी नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको कब्र कहते हैं आरबीसी। पढ़ाए थे हम 3 बजे। हाँ बताइए। नहीं बताइएगा, चलिए आगे बोलिए। ठीक है, प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। आगे क्वेश्चन जाएगा आपसे, हो गया थर्ड बेंच पर जाएगा क्वेश्चन, बताइए मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, पेडोलॉजी कहते हैं। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे शहद का मुख्य क्या लिखा हुआ है? अवयव दिया हुआ है ना, क्या है? ठीक है, फ्रक्टोज है। आगे क्वेश्चन हो गया, आप बताएंगे मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। नहीं, एंटीबॉडीज के रूप में क्या होता है? तत्व बताना, पदार्थ बताना। ठीक है, प्रोटीन को एंटीबॉडीज के रूप में। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, कौन सा? ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है।
सेकेंड और थर्ड, थर्ड और इधर फर्स्ट, ठीक है ना। संवैधानिक विकास से क्वेश्चन जाएगा आपका, आपसे हो गया ना। अगला जब बता दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी कब? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1700 में नहीं, आगे पीछे और भी कोई है? हाँ बोलिए। 1946 में नहीं आया था, इधर बताएंगे। ठीक है, 1919 में भारत शासन अधिनियम। आगे क्वेश्चन जाएगा लास्ट पेज पर, मनोज जी बताएंगे। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसने लागू किया था ना? बोलिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी से पहले हुआ 1919 ईस्वी में, तो वल्लभ भाई पटेल क्यों करेंगे? चलिए इधर जोर से आगे। लियोनस कार्टियस, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दीजिए, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कब या किस अधिनियम के तहत भी आप बोल सकते हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है ना, 1926 में हुआ। किसके सिफारिश पर? ठीक है, ली आयोग के सिफारिश पर। ली आयोग का गठन कब हुआ? 23-24 है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत के संघात्मक शासन, संघीय शासन की स्थापना हुई थी कब? कब कब? भारत शासन अधिनियम, ठीक है, लेकिन कब? पढ़ना पड़ेगा इसको डिटेल में। 1935 के द्वारा हुई थी। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बता दीजिएगा। 1937 के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत और कब? ठीक है, 1935 अधिनियम के द्वारा ही हुआ था। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, बताइएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया कब? 37 बोल रहे हैं। ठीक है, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे सेकंड मंच पर क्वेश्चन है, तुम बताना। वर्मा भारत से अलग हुआ था कब? कब, 1600 की 1700? 1937 में। आगे क्वेश्चन आपसे होगा, बताइएगा। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी कब? 1935। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई? दोबारा बोलिए। 1937। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 में। आगे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था कब? बोलिए आप। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। 46। आगे 47 कब? छोटा डेट बताइए। 1947 सही जवाब है, छोटा डेट पास। बोलिएगा आप। 14 अगस्त। आगे 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। आजादी हमें मिली आगे जाकर, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आपसे। आप बता दीजिए, आप बताएंगे भारत में 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है, किस योजना के तहत इसको कहते हैं? मतलब कौन सी योजना कहते हैं? भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है क्या?
कौन सी योजना? उल्टा जवाब नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे। हाँ बोलेगा आप, ठीक है, माउंट बेटन योजना। आप ही से क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे भारत में आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है, लेबर पार्टी। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा संविधान सभा का गठन किया गया था किसके सिफारिश पर और कब? नहीं बोले तो फर्स्ट पेज ना। हाँ बोलिए, क्या बोले? संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर? कोई मिशन है, अब इससे ज्यादा नहीं हम बता पाएंगे, और वर्ष भी बताएंगे। चलिए आगे, कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन जाएगा, आप बताएंगे संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोई अंग्रेज है, चलिए अब नहीं बताएंगे इसे, बोलिए। हेनरी मैन, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, बताएंगे संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है दुनिया में जहां पर संविधान सभा बनाया गया? ठीक है, अमेरिका। वर्ष बता दीजिएगा। रुकिए भाई, अच्छा ठीक है, 1787। आप ही से सवाल होगा, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया और कब? दो सवाल है, ठीक है, एम.एन. रॉय द्वारा 1934 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे कैबिनेट मिशन भारत आया कब? छोटा डेट के साथ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, बताइए। ठीक है, 1946। छोटा डेट बताएंगे। ठीक है, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन? लॉरेंस आपने कहा, अलेक्जेंडर कहा, ठीक है। एक और क्या बोले? आप बोले थे, ठीक ही बोले थे। नहीं ठीक ही बोले थे, आप बोले ना फिर से। अरे आप बोले स्टोफन, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है, देखिए शॉर्टकट में अगर याद रखिएगा तो क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, शॉर्टकट नाम हो गया ये। अदरवाइज इसका पूरा नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे अमन जी, आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा। आप बता दीजिए कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई? सो ये 389, 89 ना। आप बता दीजिए इन 389 सीटों में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सीट थे? रवि बताइए। 208 ब्रिटिश प्रांत, गड़बड़ हो गया। आगे ऑब्वियसली 389 है, 389 है तो उससे कम ही बंटवारा होगा, 299। चलिए आगे, 292, 292 था। कमिश्नरी को कितने सीट दिए गए थे? मुस्कान जी बोले। ठीक है, 4। बाकी बच गया जो सीट, वो किसको चला गया? कांग्रेस, देसी रियाल। हाँ ठीक है, कितने सीट? 93, ठीक है। आप बता देंगे कमिश्नरी क्षेत्र जो चार्ट हो था उसमें से किसी एक का नाम बताइएगा। चार कमिश्नरी है, बोलिएगा। कोई एक नाम बता दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं है। आगे चलिए, बाद देखते हैं अभी।
4 कमिश्नरी नाम बताना। अवध है। आगे मालाघाट क्या क्या बोल रहे हैं। आगे अजमेर ठीक है, एक अजमेर, मारवाड़, अजमेर एक हुआ। और बताइएगा, एक हुआ ये। आगे आगे कमिश्नरी का नाम पूछ रहे हैं हम। एक आगे अजमेर या मारवाड़, दिल्ली था दूसरा, ठीक है। और बलूचिस्तान था तीसरा, ठीक है। एक और बच गया, कुर्ग किन्होंने कहा, वो भी ठीक था। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 कमिश्नरी क्षेत्र नाम पूछे थे क्षेत्र का। चलिए इधर हो गया फर्स्ट में। सेकंड में आपसे क्वेश्चन होगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी? उस वक्त की बात हो रही है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या सही है 15। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे संविधान सभा में सीटों को आवंटित की गई थी एक प्रतिनिधि कितने पॉपुलेशन पर, कितनी जनसंख्या पर? 1 लाख पर एक तो कैंडिडेट खड़ा करिएगा, बहुत वोटर एग्जाम। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा आप संविधान सभा में एससी एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? एससी की कितनी और एसटी की कितनी? पहले एससी बताइए। क्या बोले? ठीक है, 26 और 33। एससी 26 और एसटी 33। तुम बताना। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सीट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस को कितना सीट मिला था 1946 जुलाई चुनाव में? 208। ठीक है, 208 कांग्रेस को मिला था। और मुस्लिम लीग को 70, ठीक है 73 मिला था। और आप ही से क्वेश्चन होगा, बताइएगा स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी रियासतें थी? ठीक है 562 रियासतें थी। आगे बताएंगे देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? 47 के बाद की बात हो रही है। 292 गलती है। आगे बताइएगा, बोलिए। 296, 46, 299 विभाजन के बाद 299। अगला सवाल जाएगा, आप बताइएगा, आपसे देख लीजिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? रिपीटेड सवाल है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बोलिए। ठीक है 1946। आप ही से सवाल होगा, बताएंगे अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ठीक है 1946 में होता है। छोटा डेट बताएंगे? आगे 1946 सही जवाब है। छोटा डेट पूछ रहे हैं। अंतरिम सरकार का गठन आगे राइट 2 सितंबर। किसकी अध्यक्षता में? ठीक है नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। आगे आपसे होगा क्वेश्चन, आपसे हो गया ना? ललन जी बताइएगा संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? ठीक है सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो अस्थाई थे कि अस्थाई सदस्य थे? ठीक है अस्थाई अध्यक्ष थे। आप बता दीजिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है BN राव थे। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया था किसने? आगे ठीक है BN राव। आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। छोटा डेट के साथ कब?
ठीक है, 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की कई बैठक थी? ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ मोड़े हैं? हाँ, दिल्ली सल्तनत पूरा। चलिए आगे है सार संग्रह में दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। आलोक जी से क्वेश्चन होगा, बता दीजिएगा। दीवाने मुख्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बताएंगे सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? बताइएगा सल्तनत काल में तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन जाएगा। आपसे क्या लगना जी पीछे? मनोज जी बताइएगा, विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत माना जाता है, या किस वंश के अंतर्गत? बताइए। ठीक है, तुगलक। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, हके सब्र कर किस पर लगाया जाता था? हके सब्र कर किस पर लगाया जाता था टैक्स? ठीक है, कृषि भूमि सिंचाई पर लगता था। आगे बताइए, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। आप बता दीजिए, खराज किस प्रकार का टैक्स था? बोलिएगा। खराज लूट पर ले जाने वाला है। किसका? लूटपाट वाला नहीं। बोलिएगा। हाँ, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। किस पर, किस तरह का ये टैक्स था? बोलिए। आगे आगे मुस्लिमों का जो होगा फसल को क्या बोलते हैं, जमीन मंदिर वगैरह तो उस पर क्या? भू राजस्व गैर मुस्लिम था। चलिए इधर हो गया। आप इधर रवि जी बताइएगा, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सही है, अलाउद्दीन मसूद शाह। आगे बताइएगा, सल्तनत काल में फवाजील का क्या मतलब था? फवाजील सरकार का तो खजाना जमा होता था, इक्तादारियों का खजाना करता था। अतिरिक्त खजाना। ठीक है, आगे बताएंगे, जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत का मतलब राजकीय कानून। ठीक है, राजकीय कानून से था। आप बताएंगे, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ठीक है, बलबन के द्वारा हुआ था। आगे बताइएगा, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। आगे आपसे क्वेश्चन होगा थर्ड में, आप बताएंगे, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन को संपूर्ण शक्ति किसमें निहित थी? सही है, सुल्तान में निहित थी। आगे हो गया आपसे क्वेश्चन होगा, बताना, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था?
आगे चल, क्या बोल रहा, आगे मुख्तार। चलिए बढ़ते चलते हैं आगे। सही बोल रहे, मजलिस खलवत। ठीक, चलिए आगे इधर हो गया। आपसे क्वेश्चन अगर बताएंगे, सुल्तान काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी प्रतिशत होती थी? आगे बोलिएगा। 80% भू राजस्व से खाली, एक तिहाई मतलब हो गया 35 के आसपास। नहीं, 20 से 25%। आगे बताइएगा, सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहते थे सल्तनत काल में? बोलिए। सेना प्रमुख ही ना हुआ, क्या कहते थे? बोलिए, कोई उर्दू नाम होगा ऐसा कुछ हो? आपसे हमको उम्मीद था। चलिए, क्या बोले? वजीर नहीं, वो तो मंत्री होता था। नहीं, नियंत्रण, कोई उर्दू नाम होगा, आदमी पोस्ट का नाम पूछो। बोले, हाँ बोले। ऑल पास में कोई? इसका नाम है आरिज ए मुसालिक, सॉरी मुबालिक, आरिज ए मुबालिक। विभाग की बात कर लेते हैं, छोड़िए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। विभाग जरूर पूछता है एग्जाम में। इधर थे ना आप सेकंड बेंच पर, फोर्थ में आप बताएंगे वित्त विभाग को क्या बोलते थे। देखिए एक कॉमन लाइन रहेगा इसमें, दीवाने। दीवाने कॉमन रहेगा, आगे शब्द जोड़ना है बस। दीवाने क्या? वित्त विभाग। बोलिए, बोलिएगा दीवाने क्या? क्या बोले? खैरात। आगे दीवाने बिजारत, विरासत अलग चीज है। दीवाने बिजारत। थर्ड बेंच में फर्स्ट में बताएंगे न्याय विभाग को क्या बोलते थे? आगे दीवाने कजा, वेरी गुड। सैन्य विभाग को क्या बोलते थे? बोले, हाँ बोले बोले, दीवाने बोलिएगा। दीवाने को ही नहीं। आगे क्वेश्चन था सैन्य विभाग, सैन्य विभाग था ना? ठीक है, दीवाने अर्ज। आप बता दीजिए, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना कौन सा विभाग का काम था? खैरात नहीं। एक बात बताए, दीवाने खैरात इसमें है ही नहीं है। खैरात मतलब उर्दू शब्द होता है दान देना। चलिए आगे, यहां लेने की बात चल रहा है। आगे कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, दीवाने मुक्त खराज। ठीक है, मुक्त बारात नहीं, मुक्त खराज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप बता दीजिए
उल्टा सवाल पूछ देते। एक सवाल जवाब आया था दीवाने कोही, तो कोही क्या था, कौन सा विभाग है, चलिए बताइए, कोही कौन सा विभाग? बोलिए, कृषि विभाग। आगे आलोक जी, इतिहास में है टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य, साम्राज्य, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? ठीक है, विदिशा। आगे बताइएगा, आपकी इंडो यूनानी शासक का नाम बताना है जिसने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। ठीक है, विनांदर। आगे आप ही से क्वेश्चन अगर बताएंगे पुष्यमित्र शुंग, हाँ ये टॉपिक नहीं था कल, कौन सी इसमें लिखा हुआ है इंडो यूनानी शासक विनांदर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। अच्छा, हम उल्टा बोल दिए थे क्या? चलिए ठीक है, उल्टा हो गया, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था उसको। ठीक है अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे होगा, क्वेश्चन बताएंगे। एक स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, नाम बताइए उस स्तूप का। ठीक है, भरहुद। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे शुंग वंश के अंतिम शासक। ठीक है, देवभूति। इसकी हत्या कब हुई थी मनीष? हत्या देवभूति अंतिम शासक की हत्या। आगे 73 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने किया था? वासुदेव ने। इसके बाद एक नया वंश आया, वासुदेव लाया कन्नव वंश। कन्नव वंश का अंतिम राजा, ठीक है, सुशर्मा। सातवाहन राजवंश के संस्थापक विष्णु शर्मा। सातवाहन राजवंश सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक बना था, किसकी हत्या करके? देखिए इसे कनेक्टिंग है, आप सोच करके बता सकते हैं। हाँ, वही अंतिम शासक को मारेगा। नाम अभी हुआ तो बताए थे, वो क्या बोले थे, याद नहीं आया, ध्यान दीजिएगा सवाल। आगे सुशर्मा की हत्या की थी। अच्छा, सुशर्मा की हत्या कब हुई थी बताइए? 73। आगे सुशर्मा की हत्या हुई थी कब? 60 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे क्वेश्चन हो गया आपसे, तो बताना कि सातवाहन या आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? प्रतिष्ठान किस नदी तट पर? ठीक है, गोदावरी। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा सातवाहन वंश के प्रमुख शासन सिमुक थे, है ना? और रुकिए, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था उस वंश में। एक शासक, नाम क्या था? ठीक है, सातकर्णी। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा
सातवाहन वंश के जो सिक्के ढाले जाते थे, शीशे का प्रयोग होता था, वो कहां से आता था? इंपोर्ट कराया जाता था विदेश से। कहां तक है पूरा? हाँ बोलिए, कहां से इंपोर्ट होता था, आयात होता था? आगे ईरान। आगे रोम से आता था। हो गया। थर्ड रैंक पर जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ठीक है। और लिपि? ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको सौंपा था? कौन था एक तो गौतमी सब करनी है, गौतमी सब करनी है। एक ही शब्द है लेकिन ग से है। हाँ ऐसा ही कुछ है। बोलिए ठीक से, ठीक बोल रहे हैं आप। जो आप बोले ठीक है, बोलिए ना। ठीक है, गौलमिक। चेदी वंश, आप बताएंगे किधर तक सवाल? इनसे ललन जी बताए। चेदी वंश प्रसिद्ध है, इसका उदय हुआ था कब? पहले शताब्दी होगा। हाँ ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कह सकते हैं। किसकी मृत्यु के बाद चेदी वंश का उदय संभव हो पाया था? अशोक। चेदी वंश का संबंध कलिंग युद्ध से है। इस वंश के प्रतापी शासक का नाम बता दीजिए। बलवान। चेदी वंश चल रहा है ना अभी। आगे आगे इधर क्या हुआ? पानी पास कर दीजिएगा। 2 ठो बोतल है, उधर भी है। दोनों बोतल भरा। अभी क्या हुआ? 9 बजे भरा। अच्छा सवाल चला था। करिकाल नहीं है। चेदी वंश का प्रतापी शासक, इस वंश का प्रतापी शासक। हाँ हाँ आप बोल रहे हैं, आप ठीक से देखते इधर आते हैं। बोलेगा बोलेगा खारवेल इज राइट आंसर। ठीक है, 17 भी है नहीं। चलिए भूगोल में आते हैं। टॉपिक उपसौर सपसौर से, परिक्रमण से। आजा पूछ लेते हैं, समझ रहे इसी में लास्ट में। अच्छा आप बता दीजिएगा, भूगोल में टॉपिक है आपका। अच्छा यहां से पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध से रिलेटेड है। पृथ्वी का परिक्रमण गति समय कितना है? कितना परिक्रमा में समय लगता है पृथ्वी को? सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? अंग्रेजी में रेवोल्यूशन बोलते हैं, वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इससे ज्यादा हम क्या बोले? बोले ये बहुत नॉर्मल जवाब हो गया। 365 दिन 6 घंटा बोले, क्योंकि इतना ही लिखा है, लेकिन हम 3 बजे में पूरा और लिखा है, सेकंड तक ले गए हम। इन चलिए किताब के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, हाँ ठीक है, उतना डिटेल में नहीं है तो क्यों। उपसौर, उपसौर जो है आप बता दीजिए, उपसौर की स्थिति कब होती है? डेट बता दीजिए। ठीक है 3 जनवरी को होती है।
उपसौर में क्या होता है, कुछ गतिविधि अगर बता सके। इसमें तो थ्योरी बनेगा, क्या हम सवाल बनाएंगे। उपसौर में डिस्टेंस ज्यादा होता है। कम हो 3 जनवरी हाँ से ज्यादा ज्यादा होगा, 3 जनवरी सूर्य वैसे लॉजिक लगाते हैं, इसलिए 3 बजे बुलाया था, ये नहीं करेगा तो ही ना होगा। चलिए आगे। कम होता है, किलोमीटर बताइए। ये लॉजिक मत लगे कि 3 जनवरी है, ठंडी का समय है, तो ऐसे नहीं है पूरा सिस्टम। एक बार इसी के लिए तो किया गया था लॉन्च, तो जनवरी में तो किलोमीटर बता दीजिए, करोड़ किलोमीटर में 3 पॉइंट नहीं, कहाँ 14.70, 14.7 भी आप बोल सकते हैं, करोड़ किलोमीटर है। मौसम का कोई मतलब नहीं, हाँ सूर्य के चक्कर के हिसाब से वो वही ना, तो गर्मी ठंडी नहीं सोचना है इसमें। चलिए इधर आगे, किधर था सवाल, मनोज जी हो गया, आपसे हो गया, अमन जी से, अमन जी से बता रहा है। अच्छा ये तो उपसौर था, प्रीहेलियन बोलते हैं 3 जनवरी, अपहेलियन होता है अपसौर, कितना, कब। 2 MCQ बनेगा, बाकी तो थ्योरी बनेगा। बताइए, 2 ही बताइए, एक बताइए, कब। हाँ दूरी ज्यादा होगा सर। चलिए वेरी गुड, एक जवाब हो गया। हम पूछे, डेट पूछे थे। हाँ पास सर, बोलिए, दिसंबर दिसंबर। चलिए आगे, 22 दिसंबर, दिसंबर। आगे 4 जुलाई इज राइट आंसर। तो इधर हो गया 2 सवाल। अच्छा चलिए पास कर दिए, तो आप ही रवि जी बता दीजिए, या पहले ही स्किप करें तो हम क्या करें, सवाल पूछने से पहले हमसे मत पूछिए, तो नहीं पूछेंगे। रवि जी बताइए, 2 सवाल तो बन गया, दूरी हो गया, डेट भी हो गया, किलोमीटर बता दीजिए अगला। 14.7 उधर हुआ था, तो उससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा हेल्प नहीं। चलिए ठीक है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। 3 क्वेश्चन इससे जरूर याद करके रखिएगा, स्थिति, डेट और किलोमीटर। अपसर उपसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब थियोरिटिकल क्वेश्चन बन रहा है एक। अच्छा ठीक है, एप्साइट रेखा, एप्साइट रेखा किसको कहते हैं। नोट में लिखाने का उपसौर और अपसौर के बीच में काल्पनिक रेखा। ठीक है, उपसौर अपसौर जो है उसके बीच के काल्पनिक रेखा को हम लोग स्टडी के लिए पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एप्साइट रेखा बोलते हैं। आपसे है कि ये सूर्य के किस भाग से होकर गुजरती है, यही रेखा सूर्य के किस भाग से होकर गुजरेगी, बीच से, केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल आपसे होगा, आप बता दीजिए अक्षांश यानी लैटिट्यूड पृथ्वी को किस दिशा से किस दिशा में विभाजित करती है। एक सवाल तो यही बनेगा, पहला सवाल तो यही बनेगा, लैटिट्यूड। हाँ, पूरब से। अच्छा देखिए, 2 ही बनता है, अब उसमें हम क्या बोलेंगे, एक ऐसे पढ़ बताना, बोलिएगा पश्चिम से। अच्छा इन्होंने पूरब कहा था, पश्चिम बोलिए। उत्तर और दक्षिण को अलग करता है। उत्तर और दक्षिण को ये अलग करता है। अगर ऐसे गुजरेगा रेखा तो आप उसको पूरब पश्चिम कह सकते हैं, लेकिन वो 2 भागों में उसको बांट रहा है, एक टुकड़ा ऊपर, एक टुकड़ा, याद रखिएगा, लेटा हुआ रेखा लैटिट्यूड, सिंपल लाइन है, लेटा हुआ रेखा, लॉन्ग है तो लॉन्गे है।
तो ऐसे याद रखिएगा, कहीं नहीं भूलिएगा। चलिए वापस आते हैं। तो जाहिर सी बात है, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा जो होती है केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर कोण बनाती है कि नहीं? कितना डिग्री का? डिग्री है ना, पूछेंगे। हाँ डिग्री है, बताइए। 23.5 डिग्री केंद्र पर। सब नहीं था। 22.5 डिग्री, ठीक है। हाँ? सब मेहनती मुझे लगता है। केंद्र पर हाँ 0 डिग्री 0 डिग्री केंद्र पर, ध्रुव पर, केंद्र ध्रुव तो वो 90 डिग्री 90 डिग्री ऊपर बनेगा। अब विषुवत रेखा पर बताइए आप, विषुवत इक्वेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, उस 23.5 डिग्री है। 0 डिग्री 23.5 बहुत बोले, कौन रेखा? कर्क रेखा ऊपर, मकर रेखा नीचे, उत्तर दक्षिण। अब 23.5 डिग्री नहीं बोलना है, जब पूछेंगे तब। हाँ फिर वो भी है, वो भी अब है ही नहीं सवाल, तुम क्यों पूछे। आगे पूछना एक सवाल जो है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बताओ। किलोमीटर में 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होगी। अक्षांशीय रेखा लैटिट्यूड। आगे बोलिएगा। ठीक है 111 किलोमीटर। आप बताएंगे कर्क रेखा जो है वो उत्तर में है या दक्षिण में है? भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा यानी बीच से ऊपर है कि नीचे है? उत्तर में है कि दक्षिण में है? ठीक है उत्तर में है। आप बताइए मकर रेखा दक्षिण में कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री ठीक है। आप बताएंगे, रिपीटेड सवाल पूछ रहे हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाता है अक्षांश? 90 डिग्री का नहीं, 0 डिग्री का। आगे आप बताएंगे 66.5 डिग्री उत्तर, भूमध्य रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर को कौन से नाम से जानते हैं हम? उसका नाम क्या है? उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? साढ़े 66 डिग्री ऊपर यानी उत्तर भूमध्य रेखा से किस नाम से जानते हैं? आगे ललन जी बेहोश हो गए? ठंडा लग गया। अरे क्या बात है, आर्कटिक रेखा नहीं होता है, आर्कटिक वृत्त होता है। आगे दक्षिण में 66.5 डिग्री को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, है ना? ये भी था। देखिए जिस तरह बस में ड्राइवर के बगल में सोना जो है ना मना रहता है, उसी तरह से क्लास में सोना मना रहता है। पता चला बगल वाला देख के वो सो गया, लास्ट बेंच पर इसके लिए बैठना पड़ेगा कोना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स है, टॉपिक है ग्रेविटी। फिजिक्स में कहाँ से, यहाँ से है, गुरुत्वाकर्षण से आते हैं। हाँ आलोक जी, न्यूटन साहब ने एक नियम बनाया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के लिए F बराबर ये होगा M1 M2 into मतलब बटा R2 R2 होगा।
आर स्क्वायर होगा, और कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दिए जी, जी गुने m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात है, जी का मान क्या होता है? बोलिए। नहीं नहीं, उनके आपके बगल में बिहारी जी बोलिए। जी बराबर व्हाट? मान पूछे हैं, कांस्टेंट वैल्यू है ये जी। कितना बोले? 9 पॉइंट कैपिटल जी। चलिए हाँ ठीक बोले, बोलिए। -1 थोड़ा सा गड़बड़ा गए, थोड़ा सा सुधार दीजिए। लास्ट बेंच, हाँ ये सही जवाब है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपका उस हिसाब से हो जाएगा। m1 m2 का डिस्टेंस, सॉरी मास, वजन बट्टा डिस्टेंस। आर होता है दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी। चलिए आगे क्वेश्चन जो आएगा, आलोक जी से हो गया। अच्छा आप ही आप बता दीजिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने और कब दिया था? तो आदमी तो हमको लगा कि पढ़ते हैं, उस हिसाब से सवाल पूछ लिए। बोलेगा क्या बोले? हेनरी कैवेंडिश। वर्ष भी बताना है थोड़ा सा, 1600 में नहीं है। आधा आंसर आपका ठीक हो गया, बाकी वर्ष बता देंगे। कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश वर्ष। आगे बढ़ते चलिए। 1788 1788 में। अब आ जाइए स्मॉल जी, है ना, ग्रेविटी, उसका मान बता दीजिए पहले तो। वहीं पर कहानी खत्म था। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे सवाल कुछ आएगा एमसीक्यू, फटाफट में बताइएगा मनोज जी। पृथ्वी के पोल पर यानी ध्रुव पर जी का मान कैसा होगा? ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। आप बता देंगे विषुवत रेखा पर? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, बहुत कम होगा, शून्य के बराबर। हाँ नहीं, शून्य नहीं कहना है, शून्य कैसे हो जाएगा, कम होगा। हाँ आगे बताइएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, जी के मान में क्या परिवर्तन होगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? ये भी हो सकता है। हाँ बोलिए। हंस गए, बढ़ जाएगा। उधर कोई परिवर्तन नहीं, इधर बढ़ गया, तब तो आंसर उसका उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा। घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी घटेगा। अब दूसरा सवाल हम नहीं पूछेंगे कि उसका उल्टा हो गया, दूसरा तो समझदारी वाला बात हो गया ना। ये भी है लिफ्ट, लिफ्ट में पिंड का भार। चलिए बताइए इसी बात पे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ेगा कि घटेगा? अभी तक रहेगा सवाल। बढ़ेगा सर। नीचे की ओर आएगा तो ठीक है, घटेगा। आप बताइए, अगर लिफ्ट में एक समान वेग ऊपर नीचे गति करता हो तो उसमें पिंड का भार में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? एक समान ऊपर नीचे करता हो तो ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारहीनता की स्थिति कहते हैं इसको, शून्य पर, है ना।
आगे बताइएगा मुस्कान जी, यदि लिफ्ट को के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड की स्थिति बताइए। जीरो रन इसी पूछ रहे हैं नहीं। इसी से उसका परिवर्तित रहेगा। कुछ लिख लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट के त्वरण का लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हो जाता है तो उसके अंदर जो पिंड है उसका क्या स्थिति होगा, समझ गए ना। फर्श से उठ करके वो छत पे चल जाएगा। और भी है, यहीं तक है। महापरिषद और परिषद ठीक, क्या हुआ? हाँ बोलिए, पेज बंद हो गया लेकिन बोलिए अगर हमको आता होगा तो। बोल रहा कि मनीष का फोटो लगा ये 11:15 बजे, अभी नहीं, अभी थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि बहुत सारा एग्जाम कंटिन्यूअसली लाइन में लगा हुआ है। के बाद से हाँ 11 बजे इस पर बात करेंगे हम लोग, विशेष डीएनए टेस्ट होगा। चलिए वापस आते हैं, टॉपिक है महासभा। संयुक्त राष्ट्र बोल रहे हो गया है कल, महासभा और सुरक्षा परिषद का भार है। चलिए तो करण जी बता दीजिए। मनीष के पास सवाल है, चलिए मनीष जी बताइए, महासभा को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? चलिए आगे, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा। विश्व के लघु सदन के नाम से, संसद के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन का बताएंगे, प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है इस मीटिंग में? 4 तो नहीं, आगे 5 को भेजेगा मतलब वोट कर। हाँ वोटिंग काउंट एक ही कहलाएगा, 5 प्रतिनिधि जा सकता है। महासभा का सत्र कब चलता है? अभी तक चल रहा है। क्या बोलते हैं, हर सितंबर के तीसरे मंगलवार को से कब तक? मिड दिसंबर। ठीक है, मध्य दिसंबर तक। आप इस क्वेश्चन में बताएंगे, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा के नए अध्यक्ष कितने उपाध्यक्ष के साथ अध्यक्षता की चुनाव होती है? एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 समिति। ठीक है, आगे फर्स्ट पेज पर आपसे क्वेश्चन का बताइएगा, नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजन कर सकता है कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, किया जा सकता है। आगे बताएंगे, सुरक्षा परिषद को 1 मिनट रुपया, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आमदनी के टाइम पे कोई दो, हाँ ये भी ठीक बोले आप।